हेलो बच्चों, तो चलिए मैं फिर से आ गया हूँ आप सबके बीच नया वीडियो लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का अगला लेक्चर्स पे। चलिए, तो आज हम अभी तक मैंने 18 तक क्वेश्चंस बता दिए थे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। अब हम 19 से लेकर यहाँ आप देख सकते हैं 29 तक हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, मैं आप सबको बस एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशंस को ओके कर लीजिए, ताकि आपको क्या हो कि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास जल्द ही चला जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि मैं अभी जो भी चीज बना रहा हूं बोर्ड से रिलेटेड बना रहा हूं, तो आपके लिए शायद ज्यादा ही अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, बताते हैं। चलिए, यहां पे आप देख सकते हैं डैश डैश एक्ट द लीडिंग सेल्स एंड द स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लीडिंग सेल होता क्या है। अच्छा देखिए, ये लीडिंग सेल है ना, ये फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म, ये किस चीज का फॉर्मेशंस करता है? स्पर्म का फॉर्मेशंस करता है। चलिए, फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म का फॉर्मेशंस कहता है। सबसे पहली बात देखिए, यहां देखिए, यहां पे LH हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही लीडिंग सेल का फॉर्मेशंस करता है। और जो ये है लीडिंग सेल, इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अच्छा, मैंने आपको सर्टोली सेल के बारे में भी बताया। तो सर्टोली सेल का जो काम है वो न्यूट्रिशन का काम है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसका काम है स्पर्म फॉर्मेशन करना, पहली बात। उसके बाद ये याद देखिए, टेस्टिकुलर हार्मोन का भी निर्माण करता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। याद देखिए, LH सिंथेसाइज द लीडिंग सेल, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशंस ऑफ एंड्रोजन, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्या? एंड्रोजन, यहाँ पे सॉरी छूट गया है, एंड्रोजेन आ जाएगा, तो ये दोनों के दोनों बार आ जाएंगे, LH है ना, LH और एंड्रोजन आ जाएंगे। चलिए, विच पार्ट यहाँ पे आंसर में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कौन कौन होगा? LH याद रख सकते हैं, उसके बाद एंड्रोजेन। चलिए, तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे छूट गया था आंसर। 20वां देखिए, 20वां क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। कह रहा है क्या कि स्पर्म के कौन से पार्ट में स्पर्म को गति देने के लिए, टेल को गति देने के लिए कौन सा पार्ट का यूज किया जाता है? तो मिडिल पार्ट का। आप देखो ना, मिडिल पार्ट में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सबसे ऊपर वाला स्पर्म का आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करो। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट था उसको एक्रोसोम कह रहे थे, है ना। और उसके जो बीच वाला नीचे आते थे, है ना, नुकीला पार्ट को एक्रोसोम कहते थे। वहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, याद करो आप। उसके बाद मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने वीडियो इस पे अपलोड कर दिया है, रिप्रोडक्शंस का मैंने बहुत गहराई से बताया था, चीजों को एकदम समझा के बताया था। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। बट अभी आपके पास समय कम है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि एनसीईआरटी का निचोड़ ले आया हूं। और मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, एनसीईआरटी का एक एक ऑब्जेक्टिव सब जो है ना, बीच में का किताब का जो बीच में का, वो मैंने बनाकर लाया, ताकि आपको अभी कम से कम समय में आप चीजों को अध्ययन करें, देखते चले, और आपका वो चीज कमांड होते चला जाएगा, है ना। इसीलिए मैं ये चीज कर रहा हूं। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था स्पर्म के सबसे ऊपर वाला पार्ट एक्रोसोम, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद देख सकते हैं नीचे, है ना, हेड वाला पार्ट में ही मैं बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता था? याद करो आप, जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए होता था। मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, आप जाकर वीडियो देखो। उसके बाद मैंने बताया था नेक वाला रीजन, जस्ट नीचे क्या आता है? नेक। उसके बाद बीच वाला पार्ट आता था जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता था, याद करो आप, है ना। वहां पे एनर्जी, स्पर्म को क्या करता था? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता था। सबसे नीचे वाला जो पार्ट था उसको हम लोग टेल कहते थे, है ना। तो आपको अब समझ में आ गया। द वुमेन्स मेल इजैकुलेटेड अबाउट द कितना मिलियंस, है ना, 200 से 300 मिलियन, है ना, 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द क्वाइटस। अच्छा, क्वाइटस का मतलब होता है ना, मेल और फीमेल आपस में जो संबंध बनाते हैं उसको क्वाइटस कहते हैं। देखिए, दे स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस ऑफ विच फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी लिस्ट कितना कह रहा है क्या कि कॉपुलेशंस के लिए, अगर मान लीजिए कि कोई चीज को अगर फीमेल को फर्टाइल करना है, फर्टिलिटी के लिए, माने निषेचन हो सके, उसके लिए लगभग कितना कम से कम चाहिए स्पर्म, है ना, 60%, है ना, कितना प्रतिशत? 60%। याद है ना, स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल, ये 60% जो स्पर्म है कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। याद रखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, और सब्जेक्टिव तो खैर बनता ही है ना। पूछा जाएगा, बताइए कि स्पर्म नॉर्मल कितना होना चाहिए? 60%। याद है ना, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड एट लीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो द विगोरस मोटिलिटी। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि मेल के केस में अगर वो स्पर्म
इजाकुलेट कर रहे हैं वेजाइना में, है ना, सॉरी। अच्छा, एक अलग अलग शब्द है, एक इजाकुलेशंस है, एक इंसेमिनेशंस है। मैं आपको समझा दूं, इजाकुलेशंस का मतलब होता है, इजाकुलेशंस का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म, है ना, आउटसाइड द बॉडी, उसको हम इजाकुलेट कहते हैं, नहीं समझे? यानी कि स्पर्म का किसी मेल बॉडी से बाहर निकालना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इजाकुलेशंस कहेंगे, पहला बात। उसके बाद अगर मैं आपको कहता हूं इंसेमिनेशंस, तो इंसेमिनेशंस का मतलब होता है सेमेंस इज रिलीज बाय पेनिस इनटू द वेजाइना। सिंपल सी बात समझे, उसी को हम इंसेमिनेशंस कहते हैं। यानी कि किसी फीमेल के बॉडी में स्पर्म का इंसेमिनेट करना, है ना, रिलीज करना, उसी को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशंस। देखिए शब्दों को समझ के चलिए। इजाकुलेशन का मतलब आउटसाइड द बॉडी, मेल स्पर्म आर रिलीजिंग फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी, और इंसेमिनेशंस का मतलब होता है, मैंने अभी बताया ना, सेमेंस इज रिलीजेस बाय पेनिस, है ना, इनटू द वेजाइना, है ना, यानी कि फीमेल बॉडी में रिलीज करना, इसी को सिर्फ साधारण से शब्दों में आप समझ लीजिए, उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं? इंसेमिनेशंस कहते हैं। स्पर्मिएशंस का मतलब होता है स्पर्म का बनना, है ना, सेमनीफेरस ट्यूबल। स्पर्मिएशंस का मतलब क्या होता है? स्पर्म आर रिलीजेस फ्रॉम, है ना, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में अगर स्पर्म को भेजा जाता है तो उसी चीज को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, बनता है वहीं पे ना सेमनीफेरस ट्यूबल में, इसीलिए इसको स्पर्मिएशंस कहते हैं। तो शब्द को ख्याल रखिएगा, तीन शब्द मैंने कहा है, एक इजाकुलेशंस, इजाकुलेशंस, है ना, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी तो कम है मेरे पास, बट मैं लिख देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाकर लिख दूँ, आप तो ये तो देख ही लिए होंगे, है ना। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर रखिएगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अब यहाँ पे थोड़े से जगह के अभाव है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है ना। दो तीन शब्द है, पहला इजाकुलेशंस, इजाकुलेशंस तो आप लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा है, कभी कभी पूछ लेता है ना। रिलीजेस ऑफ स्पर्म, रिलीजेस ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द मेल बॉडी, मेल बॉडी याद रहेगा आपको, मेल बॉडी से, है ना। दूसरा नंबर पे इंसेमिनेशंस, है ना, इंसेमिनेशंस का मतलब क्या होता है आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना। इंसेमिनेशंस का मतलब होता है, देखिए, सेमेन इज रिलीज्ड बाय पेनिस इनटू वेजाइना, ठीक है, तो याद रख सकते हैं, इंसेमिनेशंस कहलाएगा। उसके बाद एक और शब्द आता है स्पर्मिएशंस, देखिए यहाँ पे स्पर्मिएशंस का मतलब क्या होता है? सेमेंस स्पर्म आर रिलीजेस into seminiferous tubules, ये सब ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये छोटी बात है, बट नहीं पता होता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं, तो अपन लोग को पता होना ही चाहिए। चलिए आइए देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 इजाकुलेशंस में कितना स्पर्म होते हैं, तो 200 से 300, उसमें से कितना नॉर्मल शेप साइज का होना चाहिए? 60%, है ना। एटलीस्ट विगोरस कितना होना चाहिए? मोटिलिटी, मोटाइल और विगोरस होना चाहिए 40%। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, वही बात मैंने लाइन लिखा है, एनसीईआरटी का सारा लाइन, मैं अभी जो भी करने वाला हूँ सारा एनसीईआरटी का ही होगा, आप निश्चिंत रहे, आप बस इस चीजों को फॉलो करते रहे, देखो ना, वैसे ही आपका पूरा तैयारी हो जाएगा चैप्टर। चलिए आइए देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको मैं सोचने नहीं दूंगा, अगर आप इस चीजों को कर लेते हैं तो। द फंक्शंस ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड्स मेंटेनेड बाय द, है ना, डैश डैश। यहाँ पे बताइए कौन सा मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड को मेंटेन करने का काम करता है? तो सिंपल सा है ना, ये टेस्टिकुलर हार्मोन, याद रखना है, इसमें याद क्या रखना है ना, आपको मैंने बताया भी तो था, है ना। टेस्टिकुलर हार्मोन में क्या होता है अभी बता क्या है? एंड्रोजन, याद रखिएगा, एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजन। चलिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स, है ना। मैच्योर फीमेल गैमेट क्या है बताओ आप लोग, है ना, oogenesis, है ना। यहां से आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा, डेफिनेशन भी कोई आपसे पूछेगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट क्या होता है? तो कहिएगा oogenesis,
और ये में मेल कहेगा तो क्या कहिएगा बताइए, द प्रोसेस ऑफ मेच्योर। अच्छा मेच्योर मेल में क्या हो जाएगा भाई, मेल में तो स्पर्म होगा ना, सिंपल सी बात है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पे आ जाइए, द oogenesis। oogenesis का मतलब ओवा का बनना है ना, oogenesis। oogenesis इज माने फीमेल के गैमेट का बनना oogenesis। चलिए द oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द, है ना, कराए क्या कि फीमेल में oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है, तो भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये स्टार्ट हो जाता है। गैमेट कब से बनना स्टार्ट हो जाता है भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, है ना। इसीलिए तो एक टाइम के बाद देखते हैं फीमेल में क्या हो जाता है, 40 साल के बाद मोनोपॉज आ जाता है। लेकिन मेल के केस में क्या होता है कि भाई एक प्यूबर्टी एज आता है, जैसे 12-13 के एज आता है, उसके बाद उसमें गैमेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। यही तो मेन डिफरेंस है मेल और फीमेल के गैमेट में, कि मेल में एट प्यूबर्टी के बाद उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है, और फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है गैमेट का। और जब तक उसका प्यूबर्टी एज आता है उस समय लगभग 60,000 से 80,000 उसके पास फॉलिकल्स रह जाते हैं, यानी कि गैमेट्स रह जाते हैं। आगे देखिए, दे भी रखा होगा, यहाँ देखिए, हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स, हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी ऑफ द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज तक कितना रह जाता है देख सकते हैं आप, 16 से 18,000, है ना, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप, अच्छा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बताया, दो oogenesis कब हो जाता है, फीमेल के केस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन मेल के केस में प्यूबर्टी में, है ना, किशोरावस्था में। करेक्ट द सीक्वेंसेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ग्राफियन फॉलिकल्स। देखिए कह रहा है क्या कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बचाने के लिए, तो आप बताइए सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर प्राइमरी फॉलिकल्स आएगा, मैं भी कहूंगा हाँ। उसके बाद कौन आएगा बताओ, सेकेंडरी फॉलिकल्स आएगा, सही बात है। उसके बाद कौन आएगा, टर्शियरी फॉलिकल्स आएगा। अच्छा सेकेंडरी में ही ना एंट्रम बनना स्टार्ट हो जाता है, और टर्शियरी जो हो जाता है ना, टर्शियरी कंडीशन में तो एकदम मेच्योर स्टेज आ जाता है, तो उसी मेच्योर स्टेज को हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, है ना। और ग्राफियन फॉलिकल्स अब क्या होगा कि भाई 14वां दिन आएगा, तो उसके बाद वो क्या होगा, उसमें ओव्यूलेशन आएगा, तो ओव्यूलेशन होगा। तो अच्छा आपके दिमाग में आ रहा है सर ओव्यूलेशन में क्या होता है, 14वां दिन क्या हो जाता है सर, देखो सुनो, 14वां दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन आता है, जो ओवा क्या होता है उस जो प्राइमरी टर्शियरी फॉलिकल्स था ना उससे बाहर निकल के आ जाता है, उसी स्टेज को, उसी समय को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, और उसमें बच जाता है कॉर्पस लुटियम, समझ आता ना, कॉर्पस लुटियम बच जाता है। अच्छा कॉर्पस लुटियम बाद में 10 से लगभग 12 दिन, समझ रहा, 10 से 12 दिन के अंदर में क्या हो गया, वो एकदम सिकुड़ हो जाता है, और सिकुड़ जाने के बाद कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है, और कॉर्पस एल्बिकेंस ना एक प्रकार का हार्मोन का स्त्रावन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा हार्मोन होता है, कॉर्पस एंड्रोजन वगैरह, है ना, नहीं सॉरी प्रोजेस्टेरोन वगैरह रहता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, प्रोजेस्टेरोन की अगर आप बात करिए रहे तो मैं आपको बता दूं, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, ये गर्भ को धारण करने का भी काम करता है, तो आप याद रख सकते हैं। अब देखिए आप समझ पा रहे हैं प्रोजेस्टेरोन किस चीज को, फीमेल के कंडीशन में क्या करता है, गर्भधारण, जैसे मान लीजिए कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चला, तो अब प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन ज्यादा होगा ना, तो वो क्या करेगा, इंडोमेट्रियम वाला लेयर को ना मोटा करने का काम करता है, प्रोजेस्टेरोन के काम है, तो याद रखिएगा एक चीज। वैसे आप और डिटेल में अगर देखना है तो मेरा जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल दिया है रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एकदम डिस्क्रिप्शन एकदम बढ़िया से मैंने उसको बता रखा है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सर्च मारिएगा लर्न विद विख्यात, है ना, इस चैनल पे, वैसे चैनल तो ये चैनल पे, उसके बाद आप डायरेक्ट उस पे डालिएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन बाय विवेक सर, समझ रहा था, अपने आप आ जाएगा आपका। चलिए अब देखिए यहाँ पे द ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड टू रिलीजेस द डैश डैश फ्रॉम द ओवरियंस बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड। अच्छा चलिए, अच्छा याद है होगा आपको थोड़ा थोड़ा, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, है ना, मैंने आपको बताया भी था। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फिगर बनाकर, अभी मैंने जो बताया है, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चलिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है छोटा सा, अरे भाई बड़ा बन गया, रुक जाइए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना, उसके बाद ये प्राय देखिए यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा फॉलिकल्स सब है, फॉलिकल्स है, उसके बाद यहाँ पे ये बड़ा वाला बनेगा,
है ना। यहाँ पे ये जो बना ना इसको प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हो गया प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके बाद ये क्या बना लेगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स, थोड़ा बड़ा बनाएगा भाई, ये थोड़ा सा बड़ा बनाएगा, देख लीजिए ये थोड़ा सा बड़ा बनाएगा, है ना, इससे बड़ा बनाएगा। और देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे बहुत सारे ये सब फ्लूइड सब है, आप देख सकते हैं, है ना, ये फ्लूइड वगैरह सब है, इस साइड में भी, इस साइड में भी, इस साइड में भी, इस तरह से चीजें रहती है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये सेकेंडरी हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी। अच्छा यहाँ पे इस टाइप का, इस टाइप का भी, इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल्स है, इसी को हम लोग एंट्रम कहते हैं, उसके बाद ये क्या बना लेगा, फिर से टर्शियरी बनाएगा, देखिए और बड़ा बनाएगा, क्या बनाएगा, और बड़ा बनाएगा, टर्शियरी। समझ रहे बात हो कि नहीं, देखिए इस तरह से ये टर्शियरी बना लिया। अब ये टर्शियरी ना, देखते चलिएगा, ये टर्शियरी ना फिर से क्या बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगा। अब देखिए यहां से जो है ना, ये वाला कंडीशन आप देख सकते हैं। अब यहां से क्या होगा, यहां से इस वाले एरिया से क्या हो जाएगा, अरे भाई रुको, यहां से आप इसको इस जो ओवा है इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ से अपने आप ये बाहर की ओर आ जाता है, समझा तो कि नहीं। तो बस बच क्या जाता है इस वाले एरिया में, सिर्फ इस तरह की चीजें, और ये जो है ये बाहर आ जाता है ना। इस ग्राफियन फॉलिकल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इस ये मैच्योर फॉलिकल्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राफियन फॉलिकल्स है ना, ग्राफियन फॉलिकल्स है, यही हो गया आपका ओवा, है ना। इस जब ये निकला ना, इसी को हम कहेंगे ओव्यूलेशन, है ना। ये 14वां दिन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन होते हैं, 14वां दिन, जिस टाइम प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखिएगा क्या रहता है, हाई पे रहता है। तो ये सारा चीज, अब ये बच गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्पस लुटियम। अब ये वाला एरिया, ये वाला चीज क्या हो गया, बच गया। अब इसी को हम लोग कहेंगे कॉर्पस लुटियम कहेंगे, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, कॉर्पस लुटियम, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे, ये कॉर्पस लुटियम जो है एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन एस्ट्रोजन देता है, ठीक है ना। चलिए और थोड़ा देखिए, एस्ट्रोजन भी देता है, प्रोजेस्टेरोन थोड़ा मात्रा में, प्रोजेस्टेरोन वगैरह भी देता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा मात्रा में, तो याद रख सकते हैं। एक और हार्मोन का स्रावन होता है जिसका नाम है इनहिबिन। अच्छा ये तीनों हार्मोन के बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो सुनो, अगर आप प्रोजेस्टेरोन की बात करते हो, प्रोजेस्टेरोन, तो फीमेल के केस में क्या होता है कि फीमेल में ये ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय अगर मान लीजिए कोई फीमेल गर्भ धारण कर ली, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, गर्भधारण, अब देखिए इसका काम है कि फीमेल का जो गर्भाशय है ना, गर्भाशय है ना, गर्भ धारण, सॉरी यहाँ पे लिख दे, गर्भाशय है ना, गर्भाशय की अगर बात कीजिए, सॉरी एक मिनट, गर्भाशय की अगर आप बात कीजिएगा, समझे बात हो कि नहीं, तो उसमें अलग अलग लेयर होता है, इंडोमेट्रियम होते हैं, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम हो गया, समझ रहे बात हो कि नहीं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो अंदर वाला जो लेयर होता है इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम वाला, यानी कि इंडोमेट्रियम होता है, उस लेयर को ये मोटा करने का काम करता है, कौन करना, मोटा, ताकि क्या हो कि अगर मान लीजिए निषेचन हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो, तो उसके बाद वो उसमें आराम से इम्प्लांट हो सके, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना कर सके। यही कॉर्पस लुटियम फिर कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है शरीर में, है ना। 14वां दिन आएगा ओवुलेशन का, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि इस चीज सब नहीं होगा तो आगे की ओर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे 14वां दिन ये धीरे क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, और शरीर से बाहर वही मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिर से स्टार्टिंग होगा 1 से 5 डे, जिसमें ब्लीडिंग फेज आता है, तो उसी के द्वारा क्या होगा, वजाइना थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर की ओर पास आउट हो जाता है। तो चलिए इस तरह से ये सारा चीज खत्म हो जाता है। चलिए तो ऐसे ही प्रोसेस हमेशा चलते रहते हैं, समझ बात तो कि नहीं। आइए अब हम बात करते हैं, अब मैंने आपको एक एक चीज बता दी है, सबसे पहले कौन आएगा, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद कौन आएगा, टर्शियरी, है ना, टर्शियरी, उसके बाद कौन है, ग्राफियन फॉलिकल्स, उसके बाद कॉर्पस लुटियम। तो देख लीजिए ऑर्डर आप,
अपने से, है ना। आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया, सबसे पहले बी आएगा, सही बात है, बी आएगा। उसके बाद देखो डी आ गया, देखो डी है ना सेकेंडरी। उसके बाद टर्शियरी सी आया। उसके बाद ए सबसे लास्ट में आएगा ना, ग्राफियन फॉलिकल्स। चलिए अगर कॉर्पस लुटियम होता तो वो उससे भी लास्ट में आता। चलिए सेकेंडरी oocytes, यहाँ पे देखिए 27, द ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्स टू रिलीजेस द फॉर्म्स द ओवरी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड, है ना, सेकेंडरी oocyte। सही बात है, ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड, सेकंड ये ग्राफियन फॉलिकल्स जब रप्चर हो जाता है तो किसके द्वारा होता है ना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैंने कहा है कि ये ना एंट्रम का भी निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, एंट्रम, है ना। ये फ्लूइड फिलेट कैविटी है, इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिलेट कैविटी का मतलब फ्लूइड भरा होता है एंट्रम वगैरह में। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दरकार है, द ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर टू रिलीजेस द, है ना, सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। 14वां दिन क्या होता है बताइए, ओव्यूलेशन होता है। तो वही बात सब लिखा गया है, तो आपको एकदम आप क्लियर हो गया। एक चीज और लिखा, देखिए द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन द फीमेल प्राइमेटा इज नोन है। देखिए रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेटा में होता है तो उसी को हम मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एक शब्दों में आप परिभाषा में लिख सकते हैं। तो आपको देखो मैंने एक एक चीज बता दिया है ना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए तो आप इसको एकदम, अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, आप तो एकदम लग के पढ़ो, जितना जी जान है पूरा जी जान लगा दो, समझे बात हो ना, पूरा झोंक दो अपने आप को, तभी कुछ होने वाला है। समझ रहे बात हो कि नहीं। अभी मान लीजिए कि कितना दिन बच गया है, देखिए आज आपको 7 तारीख हो ही गया, समझ रहे बात हो कि नहीं। अब कल 8 हो जाएगा। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है। तो अब आपके पास ज्यादा नहीं, 1 तारीख को ही आपका बिहार बोर्ड वाला एग्जाम है, फरवरी से ही स्टार्ट हो गया, वो भी सबसे पहला दिन बायोलॉजी का ही है। तो आप एकदम रगड़ के जाओ, कहने का मतलब एकदम पूरा जी जान लगा के जाओ, ताकि कहीं से जो पूछे ना, तो अगर आप मान लीजिए कि मेरा ये वाला अगर आप पढ़ के जाते हैं, समझ रहे बात हो ना, तो आप हमको आके ये बोलिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव आपके उसमें से पूरा का पूरा था, समझ रहे बात हो ना। अगर आप ध्यान से अगर चीजों को देखते हैं और मैं जितना बताता हूँ थोड़ा मोड़ा जाके एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीनन मानिए एक भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आएंगे, समझ रहे बात हो कि नहीं। तो आप एकदम जी जान लगा दो। चलो ठीक है, तो अब थोड़ा सा ज्यादा देर हो रहा है, चलिए तो हम आपसे अलविदा लेते हैं। चलिए धन्यवाद।